केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में देश के लिए असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भारत रत्न से नवाजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुझे यह बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी बधाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर आडवाणी को बधाई दी। उन्होंने कहा, हम सबके प्रेरणा स्रोत एवं देश के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वे राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक है। आडवाणी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिकाओं में देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान किया है वह अविस्मरणीय और प्रेरणादायक है। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने अपनी विद्वता, संसदीय एवं प्रशासनिक क्षमता से देश और लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिलना हर भारतवासी के लिए हर्ष का विषय है। अब हम आपको बताते हैं कौन है श्री लाल कृष्ण आडवाणी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के 7वें उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 8 नवंबर 1927 को एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन चंद आडवाणी और मां का नाम ज्ञानी देवी है। उनके पिता पेशे से एक उद्यमी थे। शुरुआती शिक्षा उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से ग्रहण की थी। इसके बाद वह हैदराबाद सिंध के टीजी नेशनल स्कूल में दाखिला लिया। विभाजन के समय उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आकर बस गया। यहाँ उन्होंने लॉ कॉलेज ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। उनकी पत्नी का नाम कमला आडवाणी है। उनके बेटे का नाम जयंत आडवाणी है और बेटी का नाम प्रतिभा आडवाणी है। आडवाणी 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। इससे पहले वह 1998 से 2004 के बीच भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के गृह मंत्री रह चुके हैं। वह उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। 10वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता की भूमिका बखूबी निभाई है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राम जन्मभूमि के लिए रथ लेकर निकलने वाले आडवाणी एक मुख्य चेहरा थे। बात सन 1984 की है। 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध में पूरे विपक्ष ने मिलकर जिस जनता पार्टी का गठन किया था, उसमें 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ का भी विलय हो गया था। जनसंघ के स्थापना वर्ष में ही लाल कृष्ण आडवाणी ने इसकी सदस्यता ले ली थी। उन्हीं आडवाणी ने 1977 के चुनाव में जीती जनता पार्टी के अंदरूनी कलह में फंसने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। भाजपा के लिए पहला लोकसभा चुनाव था 1984 का। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। सहानुभूति की लहर पर सवार कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत हुई और भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पर सफलता मिली। पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पद छोड़ दिया था। आडवाणी नए पार्टी प्रमुख बने थे। अटल जी की तुलना में आडवाणी हिंदुत्व को लेकर ज्यादा मुखर थे। उनके इस मानस का असर पार्टी की नीतियों और कामकाज पर भी दिखने लगा था। कुछ साल पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के निर्माण का आंदोलन शुरू किया था। आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने भी राम मंदिर निर्माण के लक्ष्य को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया था। फिर वो वक्त आया जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने सरकार के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा कर दी। भारतीय समाज और खासकर हिंदुओं की एकता के लिए संघर्षरत संस्था
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने इस घोषणा को हिंदू समाज में विभाजन के खतरे के रूप में लिया। इसी आरएसएस ने 26 अगस्त 1990 को एक बैठक बुलाई। बैठक में अयोध्या आंदोलन को गति देने की रणनीति पर चर्चा हुई। आरएसएस का विचार था कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के आंदोलन से हिंदू समाज एकता के सिरे से बंधा रहेगा, जिसके मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने की घोषणा से तार-तार होने का बड़ा खतरा है। उधर आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने भी हिंदू एकता की कोशिशों में अपने योगदान में उत्सुकता दिखाई थी। उसे अयोध्या आंदोलन को आरएसएस से मिले समर्थन से दिशा मिल गई। आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। एक वाहन को रथ का स्वरूप दिया गया और 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हो गई। आगे बढ़ने से पहले आडवाणी ने भाषण दिया, जिसे यह कहते हुए समाप्त किया गया कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। सोमनाथ से यात्रा की शुरुआत का मकसद अयोध्या को मुस्लिम आक्रमणों के ऐतिहासिक क्रम में दिखाना और फिर मंदिर आंदोलन के लिए एक समानांतर रेखा खींचकर उसको स्वीकृति दिलाना था। आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में इसका उल्लेख भी किया है। कई रिपोर्ट बताती हैं कि ये रथ यात्रा का रास्ते में जोरदार स्वागत होता था। लोग मंदिरों की घंटियां और थालियां बजाकर नारे लगाते हुए रथ का स्वागत करते थे। लोग रथ पर तिलक लगाते और उसके पहियों की धूल अपने सर माथे पर लगाते थे। गुजरात में रथ यात्रा को सफलता दिलाने में नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा। रथ पर आडवाणी के साथ उनकी तस्वीर आज भी देखी जा सकती है। रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जगह जगह रुककर भाषण दिया करते थे। आरोप है कि आडवाणी के भाषण से हिंदू उग्र भी हो जाते थे। इसी वजह से कई जगहों पर दंगे भी भड़के। बहरहाल तय कार्यक्रम के मुताबिक रथ यात्रा को 30 अक्टूबर 1992 को अयोध्या पहुंचना था। 22 अक्टूबर को आडवाणी का दल बदल बिहार के समस्तीपुर में था। तभी रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को दुमका के गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। बाबरी मस्जिद की विध्वंस की खबर फैलते ही देश में अशांति फैल गई। कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आडवाणी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद त्याग दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद प्रतिबंधित कर दिए गए। आडवाणी आज भी कहते हैं कि उनकी इच्छा कभी नहीं थी कि बाबरी मस्जिद इस तरह ढहा दी जाए। बाबरी विध्वंस के 9 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग का गठन हुआ। आयोग को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देना था। इधर कानूनी प्रक्रिया चलती रही। लगभग 3 दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 सितंबर 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार जरूर साझा करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।